अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साथ में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया है। टूल प्लाजे के करीब से गिरफ्तार किया। नैब, रावलपिंडी और लाहौर ने मुश्तरका कार्रवाई की। ठोकर न्याज बेग टूल प्लाजे के करीब उन्हें हिरासत में लिया। एक वाक़या ये पेश आया। दूसरा वाक़या मफ्ता इस्माइल साहब की गिरफ्तारी का था। चेयरमैन नैब ने LNG केस में गिरफ्तारी के लिए मफ्ता इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे। नैब की टीम साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार करने के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंची, लेकिन उसे अहले खाना से पूछताछ के बाद वापस जाना पड़ा। अब दूसरी जानिब आज हमने ये भी देखा कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन नून लीग शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी को इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान और नैब की मिली भगत करार देते हुए कहा कि उन्हें यह सौदा महंगा पड़ेगा। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि नैब के इदारे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी को भौंडे तरीके से गिरफ्तार किया गया। साथ में शहबाज शरीफ साहब ने यह भी बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वारंट गिरफ्तारी का पूछा तो ऑफिसर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। DG नैब ने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज दिखाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने DG नैब से कहा वारंट ऑर्डर कहां है, जिस पर उन्होंने फोटो कापी दिखाई। उनका कहना था कि चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह को भी इंतहाई भौंडे तरीके से गिरफ्तार किया गया था। इन सब मामलात को, बल्कि इससे पहले माजी के जो मामलात हैं उन सबको मिलाकर पढ़ा जाए या समझा जाए तो यही सवाल सामने आता है कि नून लीग की तकरीबन सारी कोर क़यादत किसी ना किसी तरह से केसेस में फंसी हुई है। गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये जो गिरफ्तारियां हैं और ये जो केसेस नून लीग को दरअसल फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं, पहला हम सवाल ये उठाएंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए पाकिस्तान में। कोई इस पर दूसरी राय नहीं रखता। पाकिस्तान का हर वासी ये चाहता है करप्ट अफराद को पकड़ना चाहिए, उनसे लूटी हुई दौलत वापस लेनी चाहिए। लेकिन हालिया हालात तो सरासर नून लीग ही के खिलाफ जा रहे हैं। क्या इससे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को भी कोई नुकसान हो रहा है? आइए इस पर बात करते हैं। सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार पीजे हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मीर साहब, नून लीग की तकरीबन सारी क़यादत तकरीबन किसी ना किसी तरह से केसेस में उलझी हुई है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये गिरफ्तारियां, ये केसेस नून लीग को आपके ख्याल में फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है? क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि जो इंटैक्ट वोटर है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन के साथ इंटैक्ट हो रहा है और जो नाराज वोटर है वो वापस आने का सोच रहा है, क्योंकि यहां मजलूमियत का एक एलिमेंट बहरहाल प्रिवेल कर रहा है। क्या ये नैरेटिव ठीक है सर? देखें, ये जो केसेस है नून लीग को बिल्कुल नुकसान दे रही हैं, इन द सेंस कि इनका जो अब वोटर है वो सोच रहा है यार हमारी सारी क़यादत पकड़ी जा रही है, ये क्यों पकड़ी जा रही है? लेकिन जो आपकी बाकी बची हुई क़यादत है जो बाहर है वो कह रही है हमारे साथ एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अब एक मौक़िफ़ सियासी इंतकाम है, एक ये जो इदारा है नैब, ये उनको पकड़ रहा है। देखें, इन सारों पॉलिटिशियंस के ऊपर इंक्लूडिंग PTI एंड ऑल, इन सारों के ऊपर डोसियर्स हैं, इन सारों के ऊपर फाइलें बनी हुई हैं, बोथ फ्रॉम द इंटेलिजेंस, बोथ फ्रॉम द अदर सेक्टर्स जो इनकी कार्रवाइयाँ हुई हैं। अब बिकॉज गिवन टू अंडरस्टैंड जो इनके पास एक्सपर्ट्स आए हैं वाइट कॉलर क्राइम के, आई थिंक दे आर रियली डिगिंग डीप इनटू इट एंड अक्रॉस द बोर्ड ये अब पकड़ेंगे लोगों को। लेकिन इसके साथ यहाँ ये नहीं होगा कि जी शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने ये गलत काम किया या वो गलत काम किया। अब शाहिद खाकान अब्बासी, former Prime Minister of Pakistan and a member of the PMLN, that will be the आप कह लो the signature tune जो कि आगे लेके जाया जाएगा। अब हमने देखना है कि आप जिसको भी पकड़ लें, जो मर्जी आप कर लें, आपने अपने आप को एक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर डिफेंड करना है, एंड वाई नॉट। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है टू बी वेरी फेयर कि क्या हम टारगेट कर रहे हैं, क्या कोई वेंजेंस है। और अगर वेंजेंस की बात आती है तो PTI की वेंजेंस अगर आप उसको लें फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, ना उसकी वेंजेंस ना PPP के साथ हो सकती है ना PMLN के साथ हो सकती है। ये तो एक नई पार्टी आई है, 10 महीने पुराना बच्चा है। इस बच्चे ने तो अभी सीखना नहीं है, अभी इतना सीखा नहीं है कि आगे कैसे चले, तो ये वेंजेंस के रास्ते पे क्यों जाएगा? यस, उनके प्राइम मिनिस्टर का एक मौक़िफ़ है कि वो करप्शन को ख़त्म करेंगे, और उन्होंने जो कि हम देख रहे हैं कि करप्शन बड़ी देर की है। एक ये आपका स्टेटस को बन गया हुआ है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर, जो किकबैक्स एंड कमीशंस एंड सो ऑन फोर्थ वो जो ली गई हैं वो इस तरीके से ली गई हैं कि आपको पता है कि जहाज़ों के अंदर क्या हो रहा है और दूसरे एरियाज़ के अंदर क्या हो रहा है। तो अब उन्होंने तो ये मौक़िफ़ किया है, लेकिन
लेकिन अगर कहें कि ये इनको इन्फोर्स करवा रहे हैं या फोर्स करवा रहे हैं टू दिस ऑर्गेनाइजेशंस, वेल दैट विल बी अ सीरियस चार्ज, बट आई वुड से आई थिंक ये इदारे जो है ये इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। मीर साहब सॉरी टू कट यू, इसमें कोई दो नहीं है मीर साहब के करप्शन का खात्मा होना चाहिए, करप्ट अफराद को पकड़ना चाहिए, लूटी दौलत वापस आनी चाहिए, लेकिन हालिया हालात तो सरासर नून लीग के खिलाफ जा रहे हैं, खुद आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं। क्या इससे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को भी कोई नुकसान हो रहा है? मुझे तो इसमें लगता है कि अगर हमें सही रास्ते पे ये अगर लेके आ रहे हैं पूरे टैक्स नेक्ट को भी, और हमारी जो पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी है उसको भी ख़त्म कराना चाह रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ कोर्स इन इंग्लैंड, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि CIA या MI5 भी हेल्प कर रही होगी कि ये हमारे पास एविडेंस है, इस पर ट्राई करो। उनके पास तो ठेस एविडेंस होगा। आई डोंट नो, दिस इज एन अजम्पशन, बट हैविंग सेड सो, ये इतना बड़ा जाल खिल रहा है, ये खुल रहा है कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और दूसरा भी प्राइम मिनिस्टर अगर ये अरेस्ट हो रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ एन इंप्रेशन आर वी गिविंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? ये तो देखें ना, वो एक गुलाम मुर्तज़ा, एक है बद से बदनाम बुरा होता है। जी। तो ये जो चीज़ आपके सामने आ रही है, पहले तो हम नाइजीरिया पे हंसते थे, सूडान पे हंसते थे और बाकी ममालिक पे हंसते थे, कोलंबियन कंट्री, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अब तो हम भी उसी के अंदर आ रहे हैं कि आपकी टॉप लीडरशिप के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात आ रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड इंप्रेशन which is being created, and if it is being created, then we need transparency in all of this. मैं मीर साहब, नैब पर नहीं, खुद हुकूमत भी तनकीद करते रही है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल यह है कि नैब तो अपना काम कर रही है, नैब खुद को कैसे उस बयानिए से निकाले जो बयानिया ऑपोजिशन, खास तौर पर नून लीग नैब के खिलाफ बनाया हुआ कि नैब के इदारे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है एहतसाब और इंतकाम में फर्क करना इस सूरत हाल में? गुलाम मुर्तज़ा, शहबाज इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इवन जब ये सियासत में नहीं थे, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। लेकिन मैं देखो, इमरान भी है, हम इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, इकट्ठे क्रिकेट के लिए हर चीज़, लेकिन मैं किसी की सियासत में नहीं हूँ। इसको जो समझाने वाले हैं लोग शहबाज शरीफ को, ये इतने मैं समझता हूँ कि यूजलेस हैं कि देखो, ये जो सारी स्टोरीज निकल रही हैं, ये क्या ये PTI निकाल रही है? और भाई जहाँ से निकल रही है उसको पकड़ो। आप इमीडिएटली डेली मेल को पकड़ो, आप उसको सू करो कि तुमने पाकिस्तान में मेरा अच्छा नाम तुम बदनाम कर रहे हो, किस बेसिस पे तुम कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? इनको एडवाइस दे रहे हो, नहीं जी PTI के पास चले जाओ, नहीं जी नैब को रगड़ो। ओ भाई, जहाँ से खबर निकलती है आप उसको पकड़ते हो, ये रूट ले नहीं रहे। और इनको इतनी भी एक समझ नहीं आ रही, वो कल के आप हुक्मरान हो, यू आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग, एंड इफ टुमारो यू डू कम इन, व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंस आर यू सेटिंग टुडे? हमने तो पाकिस्तान को देखना है। वी नीड टू सी द राइट प्रेसिडेंट्स बीन सेट अप फॉर दीज पीपल एज वेल फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, एंड दैट इज हाउ, जब हम ये कई लोग कहते हैं टूटी हुई लंगड़ी जमहूरियत, that is how we get this टूटी हुई लंगड़ी जमहूरियत according to you onto a solid state of frame. All right, thank you very much sir, very much PJ मीर साहब, thank you very much for your time. तो जनाब, ये सूरत हाल है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर एहतसाब और इंतकाम में फ़र्क करना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर एक डिटेल हमने डिबेट करनी है, इसको समझना है कि असल में इसमें है कि। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा पाकिस्तान की इकॉनमी का रुख करेंगे, एग्जैक्ट आपको इंडिकेटर्स बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है क्या, कहाँ खड़े हैं, आंख का धोखा तो नहीं है, IMF के प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, FATF का खौफ ही तो इकॉनमी नहीं बना रहा है, या वाकई हम कुछ अपना भी एजेंडा लेकर कुछ अपने तदब्बुर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जो कमज़ोर मुआशी सूरत हाल है वो आगे मजीद शदीद सुस्त रवी का शिकार होती जा रही है। आम आदमी ये समझने से कासिर होता जा रहा है, बल्कि कासिर है
कि आखिर ये मुल्क की इकोनॉमी का गोरख धंधा चल क्या रहा है। आम आदमी को सिर्फ दाल रोटी और महंगाई से गर्ज है, जो कि हर आने वाले और गुजरते हुए घंटों के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हम हर रोज पाकिस्तान की इकोनॉमी, इसके आशारियों पर नजर रखे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान के मायनाज इकोनॉमिस्ट की राय ले रहे हैं, डायरेक्शन समझ रहे हैं, लेकिन जिस सिरे को भी पकड़ रहे हैं वो या तो IMF की पॉलिसी से जुड़ रहा है या फिर FATF के साथ जुड़ रहा है या उसके खौफ से जुड़ रहा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो स्लो इकोनॉमी है उसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या है और पाकिस्तान की इकोनॉमी की अभी असल सूरत हाल क्या है। क्या हम ठीक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या समझा रहे हैं? अभी हालिया स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान की 1/3 आबादी गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है, लेकिन हालात ऐसे है कि तकरीबन निस्फ आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। 5 करोड़ अफराद अपनी आमदनी के हिसाब से जरूरियात जिंदगी से महरूम है। बलूचिस्तान के आधे से ज्यादा घरानों को संगीन हद तक ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझने के लिए काफ़ी नहीं है? फिर एक और सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ IMF के प्रोग्राम और FATF के खौफ की तर्जुमानी है या इसमें अपना कोई इस्लाहाती एजेंडा या अपनी कोई अक्ल व दानिश मौजूद है? इन सवालों का जवाब लेते हैं और इसके लिए बात करते हैं मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हमेशा आप राय देते हैं, हमारे लिए वक्त निकालते हैं। पाकिस्तान की स्लो इकोनॉमी के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं? अब की जब मैं अब बात कर रहा हूं, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर इसको खंगाल रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की अब असल सूरत हाल क्या बन रही है? हम ठीक डायरेक्शन पर जा रहे हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या समझा रहे हैं? मुर्तज़ा साहब, अगर इकॉनमी का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसको अगर हम 2 हिस्सों में बांट लें, एक कॉरपोरेट इकॉनमी कहलाती है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं, और दूसरी इनफरादी सतह की मईशत। ठीक है। कॉरपोरेट इकॉनमी का जो सबसे बड़ा इशारिया है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट होती है, और आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो आज भी कोई 600 पॉइंट से ज़्यादा है, वो जो गिरी है तकरीबन 125 अरब रुपए का जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, उन्होंने नुकसान किया है। ये इशारिया ये कह रहा है, इसका पैगाम ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं, इनके फ्यूचर में मुनाफे की शरह जो है वो गिर जाएगी। इसलिए जो सरमायाकार हैं वो उनके शेयर्स की प्राइस जो है उसको नीचे लाते चले जा रहे हैं, और अगर मुनाफे की शरह गिरती है तो फिर जनरली ये होता है कि बेरोज़गारी बढ़ती है, वो कंपनीज जो हैं वो लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। इनफरादी सतह की जो मईशत है उसमें जो कुव्वत ख़रीद है पाकिस्तानियों की वो बड़ी तेज़ी से गिर रही है। ठीक है। यानी कि अगर आप बिजली का बिल और गैस का बिल देने के बाद जो आपके पास, जिसको वो कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, जो बाकी आमदन बच जाती है, वो बड़ी कम रह जाती है, और उसकी वजह से जो ख़रीदो फरोख्त है वो बड़ी तेज़ी से रुक रही है, गिर रही है। जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार जो है वो तवक्को तो सभी कर रहे थे कि GDP की ग्रोथ जो है वो गिरेगी, लेकिन ये तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है। वो मईशत का पहिया जो है उसकी रफ्तार जो रुक रही है वो बड़ी तेज़ी से, वो रफ्तार बहुत तेज़ है जिस रफ्तार से वो रुक रही है। और डॉक्टर साहब, अभी हालिया स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान की 1/3 आबादी गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, यानी कि मुल्क में 5 करोड़ अफराद अपनी आमदनी के हिसाब से ज़रूरियाती ज़िंदगी से महरूम है। साथ में यह भी कहा कि बलूचिस्तान के आधे से ज़ायद घरानों को संगीन हद तक ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझने के लिए काफ़ी नहीं है डॉक्टर साहब? ये जो पाकिस्तान की शरह, मुझे याद है जो नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे जिसको स्टेट बैंक ने कोट किया था, वो 1/3 से मुतसाब ज़्यादा है, वो कोई 39% मुझे आता है। यानी कि तकरीबन 40% मुल्क की आबादी ऐसी है जिसको वो कहते हैं फूड इनसिक्योर। और फूड इनसिक्योर की तारीफ ये है, डेफिनेशन उसकी ये की जाती है कि आपको दिन में एक खाना तो मिल जाता है और दूसरे खाने का आपको यकीन नहीं होता कि वो मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस सिमत से आएगा, कहाँ से आएगा। ये आबादी तकरीबन 8 करोड़ पाकिस्तानियों पे मुश्तमिल है। आपने बताया बिल्कुल सही कि बलूचिस्तान में तकरीबन आधी आबादी ऐसी है जो फूड इनसिक्योर है। ये फूड इनसिक्योरिटी जो है इसके 2 पहलू होते हैं। इसका एक पहलू होता है कि अवेलेबिलिटी, क्या आपके मुल्क के अंदर वो सारी चीज़ें खाने के लिए अवेलेबल हैं या नहीं, मौजूद हैं या नहीं। और उसका दूसरा पहलू है अफोर्डेबिलिटी, कि क्या पाकिस्तानी उसको ख़रीद पाते हैं या नहीं।
तो जो पहला पहलू है, अवेलेबल तो प्रॉबली पाकिस्तान में है, हम बहुत गंदम के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी का, मौजूदगी का नहीं आ रहा, यहाँ पे कुव्वत ख़रीद का आ रहा है, अफोर्डेबिलिटी का आ रहा है कि जिस तेज़ी से आमदन गिर रही है उस आमदन में जो अफोर्डेबल कर सकते हैं, क्या आप खाने पीने की चीज़ें ख़रीद पाएंगे या नहीं ख़रीद पाएंगे, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। तो अवेलेबिलिटी है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो बलूचिस्तान में और बाकी पाकिस्तान के इलाकों में मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो कुव्वत ख़रीद के हवाले से आ रही है। और क्योंकि चीज़ें मज़ीद महंगी होती चली जा रही हैं, ये कुव्वत ख़रीद मज़ीद गिरती चली जा रही है और इसका इवेंचुअल असर आपको नज़र आएगा कि जो आबादी है पाकिस्तान की, अगर 5 करोड़ की आबादी थी जो शराय गुर्बत से नीचे रह रही थी, अब कहा यह जाता है कि पिछले साल भर में तकरीबन 50 से 60 लाख इजाफी पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से गिर गए हैं। डॉक्टर साहब, अब जो हुकूमती पॉलिसीज है, जरा उसकी तरफ आते हैं, कितनी बेहतर है, कितनी ठीक है, या ये सिर्फ और सिर्फ IMF के प्रो और FATF के खौफ की तर्जुमानी है? इसमें कोई नया अपना इस्लाहाती एजेंडा या अपनी कोई अक्लो दलील है या नहीं है? क्या ख्याल आपका? देखिए, ये असल सवाल आपने किया है कि इस्लाहाती जो एजेंडा है वो कैसे आगे बढ़ेगा। IMF के मुतज़्ज़िज़ साहब जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी पढ़े हैं, जो उन्होंने शायद मंडे को अपनी वेबसाइट पे लगाए थे पाकिस्तान के मुआहदे के हवाले से, उसमें मुझे कोई इस्लाहाती एजेंडा कतन नज़र नहीं आया। वो मियर एडजस्टमेंट है नंबर्स की कि इस साल आपने अगर 3.8 खरब रुपए के टैक्सेस इकट्ठे किए हैं तो चलिए अगले साल आप 5.5 पे कर लें। अब इसका ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही साल के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि 45% टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, स्पेशली ऐसी मईशत जो कि सुकड़ रही है। तो यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना इतना आसान काम नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये टारगेट तो तकरीबन नामुमकिन होगा। बहुत सारे फिर दूसरा पहलू उसका ये है कि हम पाकिस्तानियों को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि IMF किसी किस्म का इस्लाहाती एजेंडा लेके पाकिस्तान आएगा। IMF का अपना एजेंडा है, वो मालियाती इदारा भी है, वो साथ ही साथ एक सियासी इदारा भी है। जो इस्लाहाती एजेंडा है वो पाकिस्तान के अपने मुंतखब लीडरान जो हैं उनसे हमको ये तवक्को रखनी है कि वो इस्लाहाती एजेंडा लेके आएंगे। 1 साल गुजर गया है, तकरीबन 20% PTI का जो मैंडेटेड पीरियड था जो इलेक्शन के बाद वो गुजर चुका है। अभी तक हमें किसी सेक्टर में इस्लाहाती एजेंडा की अमल दरामद होता वो नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ा आसान है ये कह देना कि बजटरी खसारा पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है तो चलिए हम अपना रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसका टारगेट, उसका हदफ जो है वो बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो बहुत ज़्यादा है तो चलिए रुपए को गिराना शुरू कर देते हैं। ये काम और ये इशारे और ये अदाद व शुमार तो IMF के पैकेज में ज़रूर शामिल हैं, लेकिन कहीं भी मुझे इस्लाहाती एजेंडा नज़र नहीं आया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ आ रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा रिकोडेक मंसूबे की बात करते हैं। उसकी बड़ी कशमकश आजकल चल रही है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद क्या क्या होता रहा। ये जो हमने तकरीबन खाया पिया कुछ भी नहीं, हमने हासिल कुछ नहीं किया और 9 खरब रुपए का हमने नुकसान कर लिया है। ये बहुत ही हौलनाक सूरत हाल है। 9 खरब रुपए पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर आए तो कहां से कहां बूस्ट कर जाए। ये क्या नुकसान कर लिया हमने, कैसे हुआ, की प्लेयर्स क्या थे, मामलात क्या बने, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप मेरे साथ रहिएगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंटरनेशनल सेंटर ब्राय सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी ICCSID ने रेकोडेक केस में पाकिस्तान को तकरीबन 6 अरब डॉलर जुर्माने का फैसला सुनाया है, जिस पर पाकिस्तान में हस्बे रिवायत एक कमीशन बना दिया गया है और यह कमीशन नाकामी की वजूहात और जिम्मेदारों के तयन करने के साथ साथ इस मामले की छानबीन भी करेगा कि किस वजह से मुल्क को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये तकरीबन 9 खरब रुपए बनते हैं।
बलोचिस्तान का जिला दालबंदीन है। यहां पर चागी के करीब, चागी के पहाड़ मशहूर व मारूफ हैं, इसके करीब एक बेआबाद और सहराई इलाके का नाम रेकोडिक है। बलोची ज़बान में रेकोडिक का मतलब रेत का टीला है या पहाड़ी है। यह इलाका टिथियान मैग्मेटिक आर्क का हिस्सा है जो माहिरीन अर्जियात के मुताबिक अफ्रीका, अरब, इंडियन और यूरेशियन अर्जियाती प्लेटों के टकराने से वजूद में आया है। ये मैग्मेटिक आर्क रोमानिया से, इसके अलावा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होती हुई पापुआ न्यू गिनी का तक फैली हुई है। यहाँ अक्सर रेत के तूफान आते हैं और गर्मी इंतहा की होती है। यहाँ दूर दूर तक आबादी है और न पीने का पानी है। मैग्मेटिक आर्क का हिस्सा होने की वजह से यहाँ मादनियात की मौजूदगी का यकीन था। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत खत्म हुई तो मोइन कुरैशी को बैरून मुल्क से बुलाकर वजीर आज़म बनाया गया और नसीर मेंगल बलोचिस्तान के निगरान वजीर आला मुकर्रर हुए। इस निगरान हुकूमत ने मैंडेट ना होने के बावजूद रेकोडिक में सोने और तांबे के ज़खायर की तलाश का ठेका एक ऑस्ट्रेलवी कानकुन कंपनी BHP बुलेटिन को दे दिया। बलोचिस्तान हुकूमत ने BHP के साथ इश्तराक के मुआहदे पर दस्तखत किए जिसके तहत रेकोडिक से मिलने वाली मादनियात में 75%, यहां से पॉइंट गौर से सुनिएगा, कि 75% BHP का हिस्सा तय पाया, 25% हिस्सा बलोचिस्तान हुकूमत को मिलना था और इसे इस मंसूबे में कुछ भी सरमायाकारी नहीं करना थी। यानी 25% बगैर किसी मंसूबाबंदी के मिल जाना था, 75% उस कंपनी ने लेना था। इस मंसूबे को उस वक्त के निगरानों ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का शाहकार करार दिया और निगरानों को मुसल्लत करने वाले भी इस मंसूबे पर मोतरज़ न हुए। अगले 10 वर्षों में इस मंसूबे की मिल्कियत बदलती चली गई। सन 2000 में BHP ने एक और फर्म माइन कोर को इस मंसूबे में शामिल किया और उसके बाद इस मंसूबे को ऑस्ट्रेलिया में ही बनाई गई एक और कंपनी टिथियान कॉपर यानी TTC को मुंतकिल कर दिया गया। बाद में TTC पाकिस्तान में रजिस्टर करवाई गई। 2006 में कनाडा की बैरक गोल्ड और चिली की एंटोफेगिस्टा ने टिथियान खरीद ली। रेकोडिक में एक साइट EL5 है, उसमें तलाश का लाइसेंस 2002 में 3 साल के लिए दिया गया और 2011 तक 2 बार इसमें तौसी करवाई गई। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत खत्म होने के बाद निगरान हुकूमत ने मैंडेट ना होने के बावजूद रेकोडिक में सोने और तांबे के ज़खायर की तलाश का ठेका ऑस्ट्रेलवी कानकुन कंपनी BHP को दे दिया। 2006 आता है तो उसमें बैरक गोल्ड और चिली की एंटोफेगिस्टा ने चार्ज लिया तो तलाश के कुछ ही अरसे बाद जेर जमीन अरबों रुपए के ज़खायर की खबरें मीडिया में आने लगी। 2009 आता है और उसमें बलोचिस्तान में नई सूबाई हुकूमत बनती है। अगस्त 2010 में TTC पाकिस्तान ने फिजिबिलिटी स्टडी जमा करवाई और फरवरी 2011 में कानकुनी की दरख्वास्त दी गई। बस उसके साथ ही इस मंसूबे में करप्शन की कहानियों और मादनी ज़खायर की लूटमार के स्कैंडल्स ने सर उठाना शुरू कर दिए। पहले से दायर दरख्वास्तों के अलावा बलोचिस्तान के मादनी ज़खायर की हिफाजत के नए दावेदार भी अदालतों में पहुंचे। फिर मई 2011 आता है और सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया कि TTC पाकिस्तान की जानिब से मुनसिफाना दी गई कानकुनी की दरख्वास्त पर कार्रवाई जल्द अज जल्द की जाए और शफाफ और जल्द अज जल्द की जाए। अदालती मुदाखलत होती है और उसके बाद जो सूबाई हुकूमत ने जहां TTC का लाइसेंस मनसूख कर दिया, वहीं TTC को दी गई साइट्स के गिरदो निवाह में सोने और तांबे की तलाश के 11 नए लाइसेंस भी जारी कर दिए। अब दिलचस्प बात यह है कि इन 11 लाइसेंसेस में से 5 लाइसेंस पाकिस्तान और चीन में बनने वाली नई नई कंपनियों को दे दिए गए जिनका इससे पहले सोने और तांबे की तलाश का कोई तजुर्बा नहीं था। ये कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए फैसले के बाद महज 4 माह के अंदर कायम हुई। ये पॉइंट गौर करने का है और लाइसेंस लेने में भी कामयाब हो गई, तजुर्बा भी कोई नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने वाले और उनके वकील बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम मादनियात का 75% इन गैर मुल्कियों को कैसे ले जाने दें। अरबों डॉलर के ज़खायर में कम से कम 50% तो मुल्क को मिलना चाहिए। ज़खायर की तलाश का काम मुकम्मल होते ही गैर मुल्की कंपनियों को भगाने का काम पुरस्रार तरीके से अंजाम पाया और चीन की ना तजुर्बाकार कंपनियों को मैदान में उतार दिया गया। इन दरख्वास्तों में एक दरख्वास्त गुजार की नुमाइंदगी करने वाले वकील का दावा है कि 1993 में होने वाला मुआहदा करप्शन से लेथड़ा हुआ है। इस मुआहदे पर दस्तखत करने वाले अफसर का नाम लेते हुए वकील मौसूफ ने यह दावा किया है कि इस अफसर को आमदन से जायद असासाजात बनाने पर 7 साल सजा हुई। स्ट्रेटेजिक असासा करार पाने के बाद रेकोडिक को स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी चीन के हवाले किए जाने की तैयारी हुई और 5 कंपनियां आगे बढ़ाई गई। चीन तांबे का सबसे बड़ा सारिफ है और वो तरक्की पजीर मुल्कों में कानकुनी के बदले उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे देता है।
चीनी हुकूमत की मिल्कियती कंपनी मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कोर यानी MCC पहले ही सेंडेक मंसूबे पर काम कर रही थी और दिसंबर 2010 में उस वक्त के चीन के वजीर आजम वेन जियाबाओ के दौरा इस्लामाबाद के दौरान रेकोडेक मंसूबे पर काम की पेशकश भी हुई। MCC की पेशकश TCC से मिलती जुलती थी, लेकिन इसमें सिर्फ मीठी गोली यह थी कि रॉयल्टी 2% से ज्यादा दी जाएगी। अब जो MCC इस वक्त सामने आई जब TTC इब्तदाई काम मुकम्मल करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा करवा चुकी थी और तलाश के काम पर TTC $220 मिलियन खर्च कर चुकी थी। TCC रेकोडेक मंसूबे पर $3.3 अरब सरमायाकारी करने वाली थी, जो पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी का एक रिकॉर्ड बन सकता था। TCC को माइनिंग का लाइसेंस ना दिए जाने की कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। TCC का कहना है कि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई कि दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजह आखिर बनी क्या। बलोचिस्तान में माइनिंग रेगुलेशन में कई इश्यूज का अहाता ही नहीं किया गया। बलोचिस्तान की मादनियात पर डाका डालने का शोर मचाने वाले कहते हैं कि सिर्फ 25% हुकूमत को मिलना था, लेकिन यह मुकम्मल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान और मरकजी हुकूमत ने इस मंसूबे पर टैक्सेस की कोई छूट नहीं दी थी और इसके अलावा 2% रॉयल्टी भी दी जानी थी और इस एतबार से मरकजी और सूबाई हुकूमतों को तकरीबन एवरेज 50% हिस्सा मिलना था। यह कहा जाता है कि TCC ने ज़खायर की मालियत कम बताई। इस हवाले से TCC का कहना है कि ज़खायर की मालियत उस वक्त सोने की कीमत के एतबार से बताई गई जो $60 अरब थी। ज़खायर की मालियत का अंदाज़ा इस तरह ही लगाया जाता है और रेकोडेक मंसूबे पर ICSID ने और उसके फैसले से पहले ही पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मिसाली नहीं रहा। सरमायाकारों की बलोचिस्तान में बदअमनी, पाकिस्तान के कवानीन में उबहाम और अदालती तनाज़ात का डर हमेशा ही रहता है। इस फैसले के बाद अब सरमायाकार कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ात नंबर 1 मज़ीद बढ़ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कायम करदा कमीशन हमारी मुल्क की तारीख में बनाए गए दीगर कमीशन से कोई मुख्तलिफ नहीं है। रिपोर्ट आएगी, देखते हैं उसका क्या बनता है, लेकिन यह तय है कि उस रिपोर्ट में बड़े हौलनाक इंकशाफात होंगे अगर ये ट्रू इन्वेस्टिगेशन इसकी हुई। इस मंसूबे को रोक कर फ़ायदा उठाने वाले कारीगर कभी सामने नहीं आए, ना आ सकेंगे, क्योंकि इस किस्म के मंसूबों पर असरअंदाज होने वाले ताकतवर हाथों की निशानदही ना कोई करता है ना होती है। अगर मोइन कुरैशी और नसीर मेंगल की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराना है तो उनके सरपरस्तों पर भी उंगली उठेगी। कौन सरपरस्त है कुछ पता नहीं। सरमायाकारों को बलोचिस्तान में बदअमनी, पाकिस्तान के कवानीन में उबहाम और अदालती तनाज़ात का हमेशा डर रहता है और यह आने वाले दिनों में मजीद भी नुकसान की तरफ जाएगा। यह है असल कहानी रेकोडेक की, लेकिन जो कमीशन बना है उस कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी वो असल में सारी सूरत हाल खोलेगी और इस सूरत हाल के खुलने के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा और उसके बाद फिर इस पर बात होगी। ये खरबों रुपए का मामला है, खरबों रुपए का मामला है और बिलियंस डॉलर्स का मामला है, पाकिस्तान के खजाने का मामला है। ये आप तक गोशगुजार का जरूरी था। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।